हेलो प्यारे बच्चों। आज हम इंग्लिश के टॉप 100 रूल्स को करने वाले हैं। इसमें हम 100 इम्पॉर्टेंट रूल करेंगे जो कि इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे। किससे रिलेटेड रहेंगे? हमारी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे। और ये वो रूल रहेंगे जिसमें कि हम ईच पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि जो भी हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में करते हैं, पास्ट में करते हैं, फ्यूचर में करते हैं, या हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड भी कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें भी ये सारे के सारे रूल्स यूजेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसा एक क्रक्स आपको देने वाले हैं कि इसमें आपको इम्पॉर्टेंट सभी तरह के रूल्स करवा दिए जाएंगे। आपको दूसरे रूल्स, दूसरी बुक्स को आइडेंटिफाई करना, ढूंढना, उसमें रूल ढूंढना, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक वीडियो सफिशेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर। जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस को हम देखते हैं कि उसमें सेंटेंस में हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास? उस सबसे पहले आपके पास क्या आता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट। हम क्या लिखते हैं सेंटेंस का? सबसे जो फर्स्ट पार्ट लिखते हैं हम सेंटेंस के अंदर, वो लिखते हैं हम सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं हम? उसमें हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। उसके बाद कोई मेन वर्ब, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको मेन वर्ब बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास उसमें जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस रहता है वो हम उसके बाद लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो ये वाला पार्ट पहले वाला कहलाता है, जो कोई काम कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है? जो एक्शन परफॉर्मर है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्शन परफॉर्मर को हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द सब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। और इसके बाद जितना भी ये पार्ट पीछे वाला बच गया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड आवर प्रेडिकेट्स। दिस इज कॉल्ड आवर प्रेडिकेट्स। क्या कहलाएगा? ये प्रेडिकेट्स। तो पहला रूल क्या है सेंटेंस बनाने का? कि एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट्स। तो ये पहला हमारा रूल आ गया। यहाँ पे आया समझ बच्चों? यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब है जो कोई काम कर रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें काम कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ काम। कौन सा काम कर रहा हूँ? आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। जो मैं काम कर रहा हूँ उसको हम वर्ब से इंडिकेट करते हैं। ये हमारी जो वर्ब रहेगी। ठीक है, तो ये अलग अलग फॉर्म में रहती है। ये फर्स्ट फॉर्म में भी रह सकती है, सेकंड फॉर्म में भी होती है, थर्ड फॉर्म में भी होती है। ठीक है, या ये फोर्थ फॉर्म में भी होती है, या ये फिफ्थ फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये पांचों फॉर्म में यूज़ की जाती है अलग अलग समय में। ठीक है, तो ये हम लेटर ऑन समझेंगे, बट अभी हमें सिर्फ इतना समझना कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया होता है। सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो उसका पार्ट होता है वो प्रेडिकेट्स होता है। तो आपसे कई बार पूछा भी जा सकता है ना कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स में डिफरेंसेस बताइए। दूसरा, अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। यानी कि जो सेंटेंस होगा आपका वो आपको पूरा का पूरा एक थॉट देगा, एक विचार देगा, यानी कि एक प्रॉपर मीनिंग देगा वो आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिट डाउन, सिट डाउन। ठीक है, वैसे तो ये तो ऐसे तो आपको समझ आ रहा है कि मैंने क्या बोला? बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, इसमें आप प्रॉपर मीनिंग तो नहीं दिया ना आपको। इसमें ऐसे तो नहीं बताया कि कहाँ बैठना है, किसके साथ बैठना है, कितनी देर के लिए बैठना है, टाइम पीरियड नहीं है इसमें कोई, ये सारी चीज़ें नहीं। बट अगर मैं बोलूँगा कैसे, यू कैन, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ क्या लिखा? यू कैन सिट डाउन, यू कैन सिट डाउन बिसाइड, यू कैन सिट डाउन बिसाइड योर ब्रदर, बिसाइड योर ब्रदर, इस तरह से लिखा। तो इसमें देखो ये सब्जेक्ट भी आ गया। इससे मुझे पता चला कि मैंने इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ तुमको बोला है कि बैठ जाइए। कहाँ पे बैठना है आपने? अपने भाई के किनारे में बैठ जाइए, अगल बगल में बैठ जाइए। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ये कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक आपके पास क्या है? फ्रेज है। ठीक है, सो सिट डाउन, ठीक है, ये आपके पास एक तरह का क्या हो गया कि आपको बस ऑर्डर दिया गया सिट डाउन। इससे आपको पूरा का पूरा आइडिया नहीं मिला, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस लिखा मैंने उससे क्या आपको प्रॉपर आइडिया मिला। तो यहाँ तक बात समझ आती है? समझ आ गई? आनी चाहिए समझ। अगर नहीं आई समझ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं दिए गए नंबर पे। दूसरा, तीसरा रूल क्या है हमारे पास? यूज़ अ कॉमा बिफोर कंजंक्शन। जैसे कि हमारे पास जब भी कोई कंजंक्शन का यूज़ करते हैं कंजंक्शन में,
तो उस समय कंजक्शन का मतलब होगा जो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो इसमें हमारे पास जो कंजंक्शन होते हैं वो हमारे पास रहते हैं कौन से, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे प्रमुख कंजंक्शन में तौर आते हैं। और इनको याद कैसे रखें, इसको याद रखने का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है वो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा आपके पास फैन बॉय, यानी कि एफ से क्या हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नॉर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, और एस से हो गया सो। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या बन गया हमारे पास, एक एक्रोनिम्स बन गया इसका, एंड इट इज कॉल्ड एज फैन बॉय। रूल नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अ सेंटेंस मस्ट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये भी आपने ध्यान रखना कि जो भी सेंटेंस बनाएंगे आप, वो सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे मैंने ये देखो, ये कैपिटल है और यू कैपिटल है, ए कैपिटल है, ए कैपिटल है, एस कैपिटल है। कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होगा दैट मस्ट बी कैपिटल। दूसरा, अवॉइड रन ऑन सेंटेंसेस, यूज प्रॉपर पंक्चुएशन एंड कंजंक्शन। यानी कि जब भी आप सेंटेंसेस लिखते हैं तो आप ऐसे जो एक लेमैन लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसको हमने नहीं करना यूज़। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा कंजंक्शन लगना है। अगर कंजंक्शन की ज़रूरत है हम तो कंजंक्शन भी यूज़ करेंगे, और अगर हमें इसके साथ किसी तरह के पंक्चुएशन लगाने की ज़रूरत है तो ये सारा का सारा हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, है ना। ऐसे नहीं करना कि भाई जल्दबाजी में आपने सेंटेंस बना लिया, उसमें कोई कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप नहीं लगाया, या इंटरोगेशन का साइन नहीं लगाया, कोई साइन आपने स्किप कर दिया। तो ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। देन क्या आता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन अ नंबर। यानी कि अभी ये वाला रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या रहता है कि सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आपकी उसमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब लगेगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही चलेगा, बट कुछ एक्सेप्शन केसेस होती है जिसमें कि आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो देखने में आपको प्लूरल लगता है पर उसमें वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, और कुछ सब्जेक्ट आपको देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते वो प्लूरल है और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। ठीक है, तो ये अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपको बने रहना, जुड़े रहना आखिर तक। उसके बाद आता है नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन, ये दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास, नाउन एंड प्रोनाउन। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखिए, जैसे मैंने प्रॉपर नाउन क्या लिखा, शिमला, एग्जाम्पल के तौर पे, तो शिमला का जो एस होगा ये ऑलवेज टेक कैपिटल लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर होगा इसका, ये क्या होगा, कैपिटल। मतलब इसको आप शिमला को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप कैसे लिखेंगे इसको, SHIMLA ऐसे लिखेंगे कैपिटल में। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा जो वर्ड है ये कैपिटल में होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन यूजेस। जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, ठीक है, तो दैट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये याद रखना। वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, यस, यानी कि एक वचन भी हो सकते हो, बहुवचन में भी दिए जा सकते हैं। फिर आता है यूज हु। ठीक है, जो आपके पास ये क्या है, WHO, हु फॉर सब्जेक्ट एंड हुम फॉर ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर आपने देखना कि आप ऐसे नहीं करेंगे हुम डू यू कॉलिंग, ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे आपने बोला हुम आर यू कॉलिंग, ठीक है, तो ऐसे नहीं है। जब आपके पास WHO और हुम दोनों दिए हो तो हु आपका पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और हुम आपका उस समय ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, राइट। फिर आता है यूज एपोस्ट्रॉफी टू शो पोजेशन। ठीक है, मान लो कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे जॉन्स बुक लिखा है, ठीक है, या आपने बोला योर, जैसे मान लो कि योर्स बोलना है, या आप बोल सकते हैं जैसे कि राम्स बुक, राम्स बुक बोलना है ना, इस तरह से बोल दिया आपने। या
देयर्स कार, देयर्स कार, उनकी कार, ठीक है। तो इस तरह से बोल सकते हैं आप। तो ये बहुत सारे आप इसमें एपोस्ट्रॉफी लगा के, जैसे एपोस्ट्रॉफी लगा दी ना, तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के भी और एपोस्ट्रॉफी से भी पोजेशन दिखाई जाती है। जब ये एपोस्ट्रॉफी किसी चीज़ के साथ लगती है, नाउन या प्रोनाउन के साथ, तो उस समय समझो कि वो पोजेशन की बात कर रहा है। फिर आपके पास आता है इट्स मीन्स इट इज़, वाइल इट मीन्स इज़ पोजेसिव, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर हमने ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पे बात किसकी करें, इट इज़ की बात करें। लेकिन जैसे ही मैंने इसको आई टी कैसे लिखा, आई टी एस विदाउट एपोस्ट्रॉफी लिखा, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसमें किसकी बात कर रहा हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पोजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। ये भी याद रखना आपने, ठीक है। तो ये थे नाउन और प्रोनाउन को यूज़ करने के महत्वपूर्ण रूल। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वर्ब एंड टेंसेज। वर्ब एंड टेंसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या है कि यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर जनरल ट्रूथ। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम किसकी बात करते हैं, जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। जनरल ट्रूथ की बात करते हैं, या आप बोल सकते हैं किसी तरह की आप हैबिट्स की बात, अगर कहीं पे कोई हैबिट्स है या रूटीन एक्शन है, या आपके पास कोई जैसे कि हैबिट रूटीन और कोई लाइव न्यूज़ चल रही है, या कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच, तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपका ज़्यादातर क्या रहेगा, प्रेजेंट टेंस ही आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे जनरल ट्रूथ के लिए लिखा गया है द सन राइजेज इन दी ईस्ट। तो ये जनरल ट्रूथ है, ये सभी के लिए ट्रूथ ही है। जो सूर्य का उदय होता है वो कहाँ से होता है, पूरब से होता है। तो ये इंडिया में भी पूरब से है, पाकिस्तान में भी पूरब से है, चीन में भी पूरब से है, और अमेरिका में भी ये ईस्ट से ही राइजेज होगा, ठीक है। तो ये जनरल ट्रूथ है। तो सभी के लिए जो ऐसे जनरल ट्रूथ की बात आती है तो उसके साथ हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सेंटेंस से कंप्लीट किया जाता है। तो ये आपने महत्वपूर्ण बात है, ये याद रखनी है आपने, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, द पास्ट सिंपल इज़ यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शन। जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं तो हम उसमें उन कार्यों की बात करते हैं जो पूरे हो चुके होते हैं, कंप्लीट कर दिए जाते हैं। जैसे ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो ये काम स्कूल जाने का था ये पूरा का पूरा हो चुका है, आज इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कंप्लीट एक्शन जो हमने पास्ट में पूरे कर लिए हैं उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर ऑन गोइंग एक्शन, जो मतलब जैसे प्रोग्रेसिव एक्शन है, क्या बोलते हैं हम इसको, प्रोग्रेसिव एक्शन जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं उनके लिए हम ज़्यादातर पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे है शी इज़ स्टडिंग, वह पढ़ रही है, ठीक है। जैसे आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग, या यू आर वॉचिंग माई वीडियोज़, यू आर शेयरिंग माई वीडियोज़, है ना। तो ये सब चीज़ों को आप प्रोग्रेसिव एक्शन में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुए, ये लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। द फ्यूचर टेंसेज इज फॉर्म्ड विद विल और गोइंग टू, ठीक है। अब जब हम फ्यूचर के लिए लिखते हैं, जैसे कि फ्यूचर में नियर फ्यूचर की बात, नियर फ्यूचर, जब नियर फ्यूचर की बात आती है तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि आई एम प्लानिंग टू टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम प्लानिंग टू टीच यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये नियर फ्यूचर की मैं जो प्लानिंग वगैरह है, तो ऐसे या योजना किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिए भी आप कैसे लिखेंगे, प्लानिंग टू करके लिखेंगे, ठीक है। मतलब कि ये वर्ब प्लस टू लिखेंगे, वर्ब प्लस टू। तो ऐसी स्थिति में आपका जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में चला जाएगा। या गोइंग टू भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बाकी विल और शेल तो लगता ही लगता है। फ्यूचर बनाने के लिए आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, फ्यूचर बनाने के लिए, यहाँ मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, जो फ्यूचर बनाने के लिए आपके पास वर्ब रहेगी वो कौन सी रहेगी आपकी, वो रहेगी आपके पास विल शेल। क्या आती है फ्यूचर के लिए, विल और शेल एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगती है फ्यूचर में, ठीक है। तो इतना आपने याद रख लिया, इतना समझ लिया। एंड उसके बाद अवॉइड टेंस शिफ्ट्स विद इन अ सेंटेंस अनलेस नेसेसरली, मतलब कि आप
सेंटेंस के अंदर अगर हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर मान लो सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट हो रहा है, कोई सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में स्टार्ट किया गया है, फर्स्ट पार्ट उसका, सेकंड पार्ट आप उसको पास्ट में नहीं ले जाएंगे, वो भी प्रेजेंट में रहेगा, भले वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में रहे, पर ऐसा नहीं है कि आपने प्रेजेंट का वो फ्यूचर कर दिया, प्रेजेंट का वो पास्ट कर दिया। ये कंडीशन तभी करेंगे आप अगर सेंटेंस के अंदर रिक्वायरमेंट है, बाकी उसकी जो सेंस है वो सिमिलर ही रहनी चाहिए। क्वेश्चन रूल नंबर 17 जो आता है दैट इज स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है जिसमें हम कुछ चीज़ों को डायरेक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट में देते हैं, मतलब जो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाती है। जैसे नो, लव, बिलीव्स आर नॉट यूज इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, मतलब ये जो जैसे ऐसे नहीं बोलेंगे आप आई एम नोइंग एवरीथिंग ना, आई नो इट, ठीक है, तो ऐसे ही होगा आई लव, आई बिलीव, तो इसमें लविंग नहीं होता, बिलीविंग नहीं होता, इस तरह से नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव एक्शन को नहीं दिखाएंगे आप जब आप इसको एज अ स्टेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, राइट। हमारे पास नेक्स्ट जो आता है चैप्टर अब दैट इज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको जो मैंने करवाया प्यारे बच्चों, होप्स हो कि आपको समझ आ रहा होगा। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर समझ नहीं आया आपको तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में, आपको अगर रिप्लाई नहीं मिलता आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी सेम नंबर रहेगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लगातार पीडीएफ में दिख रहा है। तो ये सारा चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जा रही है। और इसके लिए अगर ये पीडीएफ भी चाहिए आपको, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल HPGK 2024 ये ज़रूर ज्वाइन करना है। इसमें कोई स्पेस नहीं देना, आपने क्या लिखना है HPGK 2024, तो यहाँ पे आपको ये सारा का सारा कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, और एडवर्ब की बात कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें क्या है कि एक क्वालिटी और क्वांटिटी को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन, जो एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसके फीचर्स को बताने के लिए किया जाता है। कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आई एम अ बॉय, पर मैं कैसा लड़का हूँ, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, आई एम अ बैड बॉय, मैं एक बुरा लड़का हूँ। तो ये सारी जो मेरी क्वालिटी है, क्वालिटेटिव नेचर है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है प्यारे बच्चों। वाइल एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, जो एडवर्ब होगी वो किसको मॉडिफाई करेगी, वर्ब को करेगी, ठीक है। एंड एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स, राइट। यहाँ क्या समझिए आप, यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ समझ आती है। पहली चीज़ आपको क्या समझ आती है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो एडजेक्टिव होगा हमारा, वो आपका क्या करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा, यानी कि नाउन के बारे में बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। बताएगा, क्या बताएगा कि भाई जो नाउन है हमारा वो कैसा है, ठीक है। बताएगा कि नाउन अच्छा है, मतलब कि किस तरह की क्वालिटी है नाउन की, ठीक है। बाकी जो वर्ब होती है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या करेगी आपका, एडवर्ब आपका वर्ब को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव में भी ये चेंज ला सकता है, और इसके साथ साथ आपका जो अदर एडवर्ब्स है उसमें भी ये चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो एडजेक्टिव है वो ज़्यादातर नाउन को ही क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब है वो वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई कर सकता है। ये रूल हो गया। द यूज़ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव के लिए आप क्या करेंगे, ER लगाएंगे जब भी आप, जैसे कि मैंने बोला कि राम और श्याम में राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ऐसे कैसे लिखे, ठीक है। फिर हम लिखे श्याम इज़, ठीक है, कैसे लिखेंगे, श्याम, ऐसे लिखा श्याम इज़ स्मार्टर, श्याम इज़ स्मार्टर टू राम, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ER, जब जब सेंटेंस के अंदर आप ER लिखते हैं तो आपका सेंटेंस कैसे बन जाता है, कंपैरेटिव बन जाता है।
या मोर में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। अगर आप ऐसा भी लिख रहे हैं तो भी आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। ई आर या मोर जहाँ पे आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। ये याद रखना है आपने प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं रूल में कि अगर आपने सुपरलेटिव बनानी है तो उसमें ई एस टी आता है या मोस्ट आता है। अगर सेंटेंस के अंदर आपको ई एस टी लिखा है, ठीक है, या मोस्ट लिखा है, तो समझिए कि सेंटेंस किस में दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है। कंपैरेटिव के लिए ई आर और मोर है, सुपरलेटिव के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा दिस इज आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। दिस इज आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, यह हमारी बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। सुपरलेटिव डिग्री में चला ग्रेटेस्ट। और अगर हमने इसको कंपेयर करना, ग्रेटर अचीवमेंट देन द प्रीवियस वन, ठीक है, इट इज़ आवर ग्रेटर अचीवमेंट, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ई आर भी लगा सकते हैं, यस। या जैसे कि और भी बहुत सारा, मोस्ट के लिए बोलना आपने तो मोस्ट के लिए भी सिमिलरली बना सकते हैं आप इसी सेंटेंस को। जैसे दिस इज द मोस्ट ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई एग्जांपल आप इसके लिए बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अवॉइड डबल कंपैरेटिव। जैसे कि मोर बेटर, ये हमने दोनों इकट्ठा लिख लिया, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, मतलब कि आप डबल कंपैरेटिव डिग्री को नहीं लिख सकते, तो ये लिखना गलत होगा सेंटेंस के अंदर। कई बार दिया जाता है कि भाई मोर बेटर देन हिज और हिम। अगर ऐसा कहीं पे भी सेंटेंस में दिया गया है प्यारे बच्चों, तो समझिए कि ये सेंटेंस में एरर है और ये गलत है। इसमें से या तो आप मोर लिख लीजिए या बेटर लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे कि हम इसमें यूज़ करते हैं ऑलवेज, ऑफन, नेवर। तो इससे गो बिफोर द मेन वर्ब्स बट आफ्टर टू बी वर्ब्स, ठीक है। अगर आप जनरल वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब है ये उससे पहले आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको वर्ब के बाद लिखना चाहते हैं तो ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आ जाएगी, ठीक है। फिर किसके बाद आएगी, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। फिर आता है नेवर यूज डबल नेगेटिव। जैसे कि आई डोंट नीड नो हेल्प, तो ये जो यहाँ पे ये नो लिखा ना, ये गलत लिखा है। क्या आएगा आपके पास, आई डोंट नीड हेल्प, पहला ये करेक्ट है। या आपको अगर ऐसा नहीं लिखना तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आई नीड नॉट, ठीक है, आई नीड नो हेल्प। या तो ऐसे लिख लीजिए आई नीड नो हेल्प, या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको आई नीडंट हेल्प, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आई नीडंट हेल्प, मुझे सहायता की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ आवर आर्टिकल। अब क्या आ रहा है हमारे पास, आर्टिकल। आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन द। जो ए और एन आर्टिकल है ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। कौन से आते हैं ये, इंडेफिनेट आर्टिकल, ये हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल है। और जो द आर्टिकल होता है या दी या द, दोनों में से इसमें आप दोनों ही बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द जो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। यूज़ ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन बिफोर द वॉवल साउंड। जितना भी हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें आपने देखो रूल याद रहे ना रहे, एक जो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक्स हो सकती है इसको याद करने के लिए, वो क्या हो सकती है प्यारे बच्चों, कि हिंदी की जो वर्णमाला है हमारी, कौन सी वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला, उसमें जो हमारे पास स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिए जब भी कहीं पर जैसा लेटर आएगा वैसे ही आपने आर्टिकल यूज़ करना है ए एन का। अगर जितने भी स्वर हमारे कौन कौन से, अ आ ई से लेकर
री तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या आगे स्वर। फिर व्यंजन में क्या आ जाता है, क ख ग घ, फिर च छ ज से, फिर ट ठ ड से लेकर क्ष त्र ज्ञ तक, है ना। यहाँ तक जितने भी ये व्यंजन है, ठीक है। तो इन ऐसी साउंड के साथ आप क्या लगाएंगे, आप इसके साथ लगाएंगे आर्टिकल ए, और इसमें क्या लगाएंगे आप, जहाँ ये साउंड आएगी यहाँ पे लगाएंगे आप आर्टिकल एन। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये एप्पल लिखा है, तो एप्पल कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना एप्पल, एप्पल तो ऐसे लिखते हैं हम। तो ये वाली जो साउंड है, ए कहाँ पे आ रहा है, ए तो यहाँ पे आता है ऊपर, ठीक है। ए आई ओ अंगा तभी बनेगा नहीं ऐसे। तो यहाँ पे जब ए आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एप्पल के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं हमें, यूनिवर्सिटी तो ऐसे लिखते हैं ना। तो जो ये यौ है ये कहाँ आ रहा है, ये तो यहाँ आ रहा है, तो इसके सामने क्या लिखना हमने, आर्टिकल ए लिखना है। तो जैसे यूनिवर्सिटी आ गया तो उसके सामने आर्टिकल ए लिखा जाएगा। अब आप बोलेंगे कि फिर जैसे हमारे पास यौ है, ठीक है, हमारे पास वॉवल्स कैसे दिए जाते हैं, यही रूल सिखाया जाता है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कि भाई ए ई आई ओ यू, जहाँ कहीं भी दिखे आपको लगाना है इसके सामने एन, क्योंकि ये है वॉवल। बट प्यारे बच्चों ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो गलती हो जाती है हमारे से वो ऐसे ही पढ़ने में हो जाती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि हमने इस साउंड को याद रखना है। अब जैसे अम्ब्रेला है यूनिवर्सिटी के सामने, तो वाई के यू के सामने, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, यूनिवर्सिटी के सामने ए आर्टिकल लिखा। लेकिन अगर मेरे पास अम्ब्रेला आ गया, ये वाला वर्ड आ गया, तो इसके सामने क्या लिखना है, इसके सामने आपको यहाँ से याद हो जाएगा। ये कैसे लिखा जाता है, अम्ब्रेला ऑ से लिखा जाता है। तो ऑ कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, इसके सामने क्या आर्टिकल लगा है, एन लगा है। तो क्या लगाना है आपने अम्ब्रेला के सामने, एन आर्टिकल लगाना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। फिर इसके बाद एक और आ जाता है, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एम कॉम लिख लिया, एम कॉम, तो इसके सामने सिंपल हो गया ना आपके लिए। अब जैसे ही मैंने एम कॉम लिखा तो एम ऐसे लिखते हैं ना एम को, तो एम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ये कहाँ पे दिया गया है, एन के सामने दिया है। तो यहाँ पर भी एम कॉम के सामने क्या आ जाएगा, एन एम कॉम, ठीक है। तो इस तरह से ये आर्टिकल के सारे इंपॉर्टेंट रूल आपको याद हो गया है। और पेपर के लिए जो भी आप अभी कोई भी पेपर देने वाले हैं तो उसमें मोस्टली ये रूल आपके हेल्प करेंगे। जैसे कि आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, या आपका एचपी हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है, तो या कोई टैट है, सी टैट है, सभी तरह के ये जो एग्ज़ाम है, जितने भी वन डे एग्ज़ाम रहते हैं, उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल आपको रूल होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया। इसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है, यूज़ द फॉर स्पेसिफिक नाउन, जैसे कि द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल। तो अगर कोई स्पेसिफिक नाउन की बात आ रही है तो उसके सामने हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि मोस्टली जो आर्टिकल द है वो सिंगुलर के साथ लगता है। हमारा जो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो जितने भी हमारे आर्टिकल द है या डेफिनेट आर्टिकल है वो सिंगुलर के साथ यूज़ होते हैं। बट अगर कहीं पर प्लूरल, अगर कहीं पे प्लूरल नाउन दिया गया है, ठीक है, बट वो कैसा कर रहा है, कुछ स्पेशल एक्शन कर रहा है, स्पेशल एक्शन, या जो कि अनयूजुअल एक्शन बोल सकते हैं, अनयूजुअल एक्शन, ऐसा कोई कार्य कर रहा है जो कि उसकी प्रवृत्ति के डिफरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे डॉग्स बार्क एट नाइट। तो इसमें क्या आपको अनयूजुअल लग रहा है, नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि देखिए जो कुत्तों की प्रवृत्ति है वो रात को भौंकने की है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल के साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा। क्योंकि डॉग्स लिखा है तो प्लूरल है, नहीं लगेगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको डॉग्स ना लिख के मैं क्या करता, इसको डॉग लिखता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये बार्क्स हो जाता, क्योंकि हम यहाँ की एस और ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो डॉग बार्क्स एट नाइट सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर्टिकल द डॉग बार्क्स एट नाइट, डेफिनेट आर्टिकल में ऐसी स्थिति हो जाती। बट अनयूजुअल एक्टिविटी कैसे होगी, अनयूजुअल एक्टिविटी प्लूरल के साथ कैसे होगी, डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट। अब यहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, आप बोलेंगे कैसी हुई। देखिए जब यहाँ पे डॉग्स है, क्या लिखा हमने, ये है प्लूरल का रूल, है ना, कि ये एस और एस लग गया इसके साथ, तो ये कैसे बन गया, डॉग्स बन गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ जब यहाँ पे नॉट लिखा है मैंने कि भाई जो कुत्ते हैं वो भौंकते नहीं है रात को, तो ये तो बहुत ही अनयूजुअल सा केस हो गया ना कि भाई रात को कुत्ते भौंके ना, ऐसा हो सकता है, असंभव सी बात है। तो जब असंभव सी बात को मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये क्या है, अनयूजुअल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पे प्लूरल के साथ आर्टिकल द लगाएंगे।
द डॉग्स डोंट बार्क एट नाइट, राइट। तो ये भी हमारा रूल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आर्टिकल के संबंधित जो महत्वपूर्ण रूल है वो हमने कवर कर लिए। आगे हमारे पास क्या आ जाती है, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट जो रूल है हमारे पास किसका है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास है प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन क्या होती है, सबसे पहले आप समझिए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब है कि प्री पोजिशन होता है। प्री पोजिशन किससे पहले पोजिशन होगी, ये होगी आपकी नाउन एंड प्रोनाउन से पहले, ठीक है। यानी कि ये सेंटेंस के अंदर क्या करती है, जो प्रेपोजिशन का काम है सेंटेंस में, वो नाउन और प्रोनाउन का, किसका, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन एस्टेब्लिश करती है। रिलेशन एस्टेब्लिश करती है किसके साथ, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है हमारा उसके साथ ही इसका संबंध स्थापित करती है। इसमें क्या आता है, यूज इन फॉर द लार्जर प्लेसेस दैट इज कंट्री सिटीज एट फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे कि कंट्री सिटीज़ की मैंने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे इंडिया आ सकता है, हिमाचल प्रदेश आ सकता है। और एट की बात कर रहा हूँ तो एट जैसे मेरा यहाँ पे कोई प्लेस ढली है, या जैसे दी मॉल है, एट दी मॉल, आप क्या बोलेंगे, एट दी मॉल, एट दी मॉल इन शिमला। कैसे बोल सकते हैं, इन शिमला। शिमला तो बिग सिटी का नाम आ गया। एट दी मॉल एक पर्टिकुलर लोकेशन है शिमला के अंदर। तो ऐसे आप इसमें बड़े के लिए इन लिखेंगे, छोटे के लिए एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। फिर आ गया बिटवीन। बिटवीन किसके लिए, दो आइटम के लिए। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू चाइल्ड, ठीक है। तो दो बच्चों के बीच स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो ये हो गया बिटवीन। बट मैं बोलूँगा स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, ठीक है। तो ये हो गया बहुत सारे के लिए। पुअर क्या, पुअर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, गरीब। तो मोर देन टू से अधिक जो भी है उसके लिए हम अमंग का यूज़ करते हैं, राइट। तो ये आसान था, इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बिटवीन दो के लिए और अमंग दो से अधिक के लिए। यहाँ से आगे बढ़ेंगे 28th रूल के साथ। टू फॉर मूवमेंट, ठीक है। टू किसके लिए किया जाता है, जब हम कहीं पे मूवमेंट की बात करें। टूवर्ड्स फॉर डायरेक्शंस, मतलब कि टू हो गया जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये मेरा क्या है कि आई एम गोइंग टू इंस्टीट्यूट या आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। तो ये मेरा मूवमेंट दिखा रहा है कि मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ जा रहा हूँ या किसी पर्टिकुलर जगह की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँगा कि ट्रेन टर्न्ड टूवर्ड्स द पेशेंट, मतलब कि जो बीमार आदमी था ट्रेन उसकी तरफ मुड़ गई। तो ये हो गया डायरेक्शन, मतलब कि पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ टर्न करना। तो टुवर्ड्स किसी की तरफ या किसी दिशा की तरफ, किसी प्लेस की तरफ, किसी चीज़ की तरफ होना, ठीक है। तो ये आ गया टुवर्ड। टुवर्ड भी क्लियर हो गया, टू भी क्लियर हो गया। ऑन क्या होता है, ऑन जब हम यूज़ करते हैं ये किसी स्पेसिफिक डे की बात करता है, जैसे कि ऑन माई बर्थडे या ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरह से आप बात कर सकते हैं इसमें। या ऑन द न्यू ईयर ईव्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके लिए बोल सकते हैं, आप ऑन प्रपोजिशन के लिए बोल सकते हैं। अगर मैं इन की बात कर रहा हूँ तो आप इन ज़्यादातर किसके लिए लगाएंगे, मंथ और ईयर के लिए। जैसे कि इन जुलाई, इन अगस्त, इन दी समर सीजन, ये सीज़न के लिए भी बोल सकते हैं आप। किसके लिए बोल सकते हैं आप, सीज़न के लिए। ईयर्स के लिए जैसे इन 1920s, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। इन आइस एज, ठीक है। या जैसे कि कोई एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात आती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है, लॉन्ग पीरियड की बात की आपने कहीं पे, जैसे इन दी आइस एज, इन दी आइस एज। तो ये सारे के सारे जो एग्जांपल है ये किसके एग्जांपल है, आपके इन प्रपोजिशन के एग्जांपल है, ठीक है। और ऑन के लिए तो मैंने बताया। ऑन का दूसरा जो एग्जांपल है ऑन का, ये ज़्यादातर सरफेस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि ऑन आप जैसे कि कोई सरफेस के ऊपर चीज़ है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर ये मैंने पेन रखा, तो क्या बोलूँगा मैं इसके लिए, आई पुट माई पेन ऑन दिस टैब, ठीक है। आई पुट माई पेन ऑन द टैब। तो इस तरह से हम इसको सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ऑन को, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट बढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे। कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी, जो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कंजक्शन दिए गए हैं। एंड कनेक्ट सिमिलर आइडियाज वाइल बट शोज कॉन्ट्रास्ट, मतलब जब हम सेंटेंस के अंदर एंड लिख रहे हैं, जैसे मैं बोलूँगा राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम रीड्स बुक, श्याम रीड्स बुक्स।
तो इसमें क्या है, एक सिमिलर काइंड्स ऑफ आइडिया की बात है कि जो राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, ठीक है। तो इसमें इस तरह से नहीं है कि भाई ये श्याम और राम के अगेंस्ट बात कर रहा है, ठीक है। बट इसमें अगर आप सिमिलरली बात करेंगे, ठीक है, सॉरी नॉट इसमें सिमिलर, यहाँ पे मैंने रीड्स की जगह यहाँ पे क्या करना है, मैंने प्ले की क्रिकेट की जगह मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्ले हॉकी करना है, ठीक है। ये आपने इस तरह से सिमिलर आइडिया की बात करा ना। तो राम प्लेज क्रिकेट एंड श्याम प्लेज हॉकी, ठीक है, श्याम प्लेज हॉकी। तो ये हो गया सिमिलर आइडिया। कॉन्ट्रास्ट हो गया वो जो मैंने अभी लिखा था। कॉन्ट्रास्ट कैसे करेंगे, जैसे कि यही सेंटेंस लिख लेते, राम प्ले क्रिकेट बट श्याम रीड्स बुक, श्याम रीड्स बुक, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट, मतलब कि श्याम के अगेंस्ट का रहा काम, जो जहाँ राम पढ़ रहा है श्याम किताबें पढ़ रहा है। तो ये हो गया ऑपोजिट में या कॉन्ट्रास्ट में। और सिमिलर के लिए जो कि सिमिलर काइंड्स ऑफ एक्शन करे, जैसा एक कर रहा है वैसी सेंटेंस में दूसरा पार्ट भी प्ले हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास आ गए, यहाँ तक आपने समझ लिया चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इसमें, ठीक है। कंजक्शन में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज गिवन अ रीज़न, मतलब कि जो बिकॉज है वो कि ज़्यादातर रीज़न देने के लिए, जैसे कि मैं बोलूँगा कि आई वेंट देयर बिकॉज आई हैव टू बाय सम गुड्स, ठीक है, मैं वहाँ गया क्योंकि मुझे कुछ वस्तुएं लेनी थी। तो ये बिकॉज किसी कारण को बताता है। बिकॉज का जब यूज़ करेंगे तो ये किसी कारण के लिए, कारण बताने के लिए करेंगे। वाइल सो शोज द रिजल्ट, जैसे कि मैं बोलूँगा कि इट वॉज सनी डे सो आई डोंट बियर स्वेटर, ठीक है, मतलब कि आज बहुत ज़्यादा धूप वाला दिन था तो इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहनी। तो जो सो है इसका हिंदी मीनिंग होगा इसलिए, ठीक है, इसलिए या इसके लिए। तो ये सो ज़्यादातर किसको, रिजल्ट के ऊपर बात करता है। बिकॉज आपके रीज़न के ऊपर, कॉजेज़ के ऊपर बात करता है, राइट। ये भी आपको समझ आ गया। आगे बढ़ेंगे ईदर और नीदर के साथ, ईदर और एंड नीदर नॉर। ये दोनों देखो, जैसे आप देखेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे, जो इसमें जो ईदर और नीदर नॉर है, पहला पॉइंट की भाई इसमें जो वर्ब लगेगी, आपको ये भी याद रखना कि इसमें इसके साथ कोई भी वर्ब आए तो ये वो ज़्यादातर सिंगुलर में ही रहेगी। कैसी रहेगी, सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। एंड और मस्ट मैच द वर्ब फॉर्म विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ज़्यादातर इसमें सिंगुलर रहेगी। बट अगर ये दोनों ही आ जाए, ठीक है, ये जो वाला रूल बोल रहा है नियरेस्ट सब्जेक्ट वाला, ये कब के लिए बोल रहा है प्यारे बच्चों, ये भी समझना आपने। जैसे यहाँ पीडीएफ में लिखा हुआ है उतना ही नहीं, इसमें डिटेल्स रहता है। अगर मान लो कि इधर राम और श्याम, ठीक है, प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। बट अगर कई बार ऐसे होता दिया हुआ नियरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट को देखेंगे, बट उसमें क्या है कि भाई पहला जो सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट तो आपके पास प्लूरल दिया है, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट आपके पास क्या दिया गया है, सिंगुलर में दिया है। तो ये नहीं है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट आपके पास प्लूरल में दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे वर्ब लगाएंगे, नहीं, नियरेस्ट जो ये सेकंड वाला सब्जेक्ट होगा ना यहाँ पे दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज़ करेंगे। अगर ये सिंगुलर में दिया है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये प्लूरल में दिया है तो वर्ब प्लूरल में आएगी। कहने का तात्पर्य समझिए आप यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद है द यूज़ और नॉट ओनली बट ऑल्सो करेक्टली, शी इज़ नॉट ओनली स्मार्टर बट ऑल्सो काइंड, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे नहीं करना आपने इसको कि ये जो बट ऑल्सो, नॉट ओनली, ये आपने बट ऑल्सो पहले लिख लिया, नॉट ओनली बाद में कर रहे हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, ऑलवेज नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इसका सीक्वेंस ऑफ राइटिंग रहेगा। जो मॉडल वर्ब है इसके रूल्स की वैसे तो हमारी एक सीरीज़ आ चुकी है इसके कि पूरे के पूरे मॉडल वर्ब्स, उसमें हमने पढ़ा लिया आपको, उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, ठीक है। मॉडल वर्ब्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या देते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण मॉडल है। मॉडलों का काम ही सिंपल इतना है कि ये आपको किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ये आपके सेंटेंस के अंदर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। सेंटेंस के अंदर जो एक्शन कर रहे हैं आप, कोई भी आपका जो काम हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है, इसमें ये ज़्यादातर सेंस की बात करता है कि वो इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर है, या इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट है, या इन द फॉर्म ऑफ परमिशन है, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ सजेशन है। ये सारे या प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है,
पॉसिबिलिटी शो कर रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे नेचर हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एक मॉडल वर्ब्स दी गई है इस पीडीएफ में। पहली जो मॉडल वर्ब है दैट इज़ कैन। कैन शोज द एबिलिटी वाइल मे इज़ फॉर परमिशन। और मे का ये भी ध्यान रखना आपने, ये ज़्यादातर फॉर्मल वे में यूज़ की जाती है। कैन को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में यूज़ की जा सकती है। लेकिन जो मे हेल्पिंग ये मॉडल वर्ब है आपकी, ये ज़्यादातर फॉर्मल सेंस में ही यूज़ की जा सकती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। पढ़ने का मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताइए आप मुझे। पढ़ने का मज़ा आना चाहिए ना, तभी जाके क्या लगता है कि हमें समझ आ रहा है, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हैं, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तभी जाके हम कह सकते हैं कि जो ये अप्रोच है, जो ये क्लास दी जा रही है आपको, ये सही मायने में आपके लिए रिज़ल्ट ओरिएंटेड है और फ्रूटफुल है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है आपने, इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहना है। और अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तब भी आपने इसको पूरा का पूरा देखना है और लास्ट तक देखना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम हम बनाते हैं जिसमें कि हम क्रक्स में पूरा का पूरा निचोड़ देते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा निचोड़ हम इसमें बना के आपको दे रहे हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। मस्ट जो मॉडल है, मस्ट शोज नेसेसिटीज और सर्टेनिटी वाइल शुड गिव्स एडवाइस। अब इसमें देखिए जो मस्ट है, ये मस्ट आपके जो एक्शन है वो ज़्यादातर ऐसे एक्शन की बात करता है जो आपको 100% करने होते और या मतलब कि अटमोस्ट नीडेड है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अटमोस्ट नीडेड। इसको आप क्या बोल सकते हैं? अटमोस्ट नीडेड, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आई मस्ट ड्रिंक 5 लीटर वाटर एवरी डे, ठीक है। आई मस्ट ड्रिंक 5 लीटर वाटर एवरी डे, मतलब कि मुझे 5 लीटर पानी हर रोज़ पीना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ज़रूरी है। बट शुड क्या हो गया कि काइंड ऑफ सजेस्टिव। जैसे मैं बोल सकता यू शुड, जैसे मैं क्या बोलूँगा, यू शुड वॉक एवरी डे, यू शुड वॉक एवरी डे, यू शुड वॉक एवरी डे, तुम्हें हर रोज़ चलना चाहिए। तो ये एक सजेशन हो सकता है मेरा, आप इसको फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप शुड वहाँ करना है ना जहाँ पे चांस ऑफ हैपनिंग 50-50 रहते हैं। मस्ट आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे चांस ऑफ हैपनिंग या चांस ऑफ एक्शन 70-80-90% के आसपास रहते हैं, ठीक है। कितने? 70-80 और 90%। इसके लिए हम क्या करेंगे? शुड मॉडल का यूज़ करेंगे। और जहाँ पे बात आती है आपकी नेसेसिटी की और सजेस्टिव की, जहाँ पे आपने सजेशन देना, सिंपल सजेशन देना, वहाँ पे आप शुड मॉडल का यूज़ करेंगे, राइट। तो ये आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में कुछ हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं। इसमें हम देखेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा? इफ़, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? इफ़, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ये जनरल ट्रुथ के लिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन इफ़ प्रेजेंट सिंपल विल प्लस वर्ब रियल फ्यूचर के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए जिसकी संभावना हो सकती है, ठीक है। फिर आएगा सेकंड कंडीशनल, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल के साथ वुड लगेगा, वर्ब प्लस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जिसे कंट्रोवर्शियल या वो चीज़ें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल हो गया। फिर थर्ड कंडीशन क्या आती है? इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल पास्ट रिग्रेट्स, मतलब कि जो पास्ट में आप कर सकते थे पर आपने किया नहीं, ठीक है। जैसे कि आप क्या बोल सकते हैं? इफ़ आई हैड फिल्ड द यूपीएससी फॉर्म, इफ़, एक एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं, इफ़ आई हैड, इसके लिए लिखा है मैंने, इसके लिए 40 वाले के लिए, इफ़ आई हैड फिल्ड
यूपीएससी फॉर्म, फिर इसमें क्या लिखना है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया ना ये, हैड फिल्ड पास्ट परफेक्ट फॉर्म, आई if I had filled the UPSC form I would have ये क्या आ गया, ये वाला I would have qualified pre plus mains surely, ठीक है, कि यदि मैंने यूपीएससी का फॉर्म भर लिया होता तो मैंने जो प्री और मेन है वो पक्के से क्वालिफाई कर लिया होता। तो ये क्या हो गया, पास्ट रिग्रेट, मतलब जो पास्ट में आप कर सकते थे पर किया नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या आएगा आपके पास, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, जैसे कि ही इज हैप्पी, ही के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आई, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, दे आर गोइंग, तो ये जो दे है ये क्या, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन फॉलो करता है रूल प्लूरल का, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी आएगी आपकी प्लूरल, ठीक है। दे आर, वी आर या यू आर, इस तरह से आएगा। बाकी यहाँ पे जो है ही शी इट कहीं पर भी आए आपके पास, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म इज आएगी, ठीक है। इज किसके साथ लगता है, ही शी इट या कोई आपका नाउन हो तो उसके साथ आपका क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें आपको क्या दिया जाता है, नन, NONE, नन। तो इसमें हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस की उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि सेंटेंस में क्या बात कही गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें क्या लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल लगाएंगे। हम ऐसे इसमें पर्टिकुलर नहीं हो सकते कि नन के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। देन आता है वर्ड्स लाइक एवरीवन, समवन या एनीबडी टेक्स सिंगुलर वर्ब। देखिए एवरीवन है मतलब कि इसमें सभी लोग, एवरीवन किसके लिए बोला है, प्रत्येक के लिए, समवन किसके लिए बोलता है, कुछ एक के लिए, एनीबडी किसके लिए बोला है, कोई भी। तो इसमें से जब भी ऐसे कोई वर्ड्स आए तो ऐसी स्थिति में आप उसमें जो वर्ब आगे वर्ब लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि एवरीवन इज, जैसे यहाँ पे लिखना है एवरीवन इज टेकिंग पार्ट इन दी कॉन्सर्ट, इस तरह से लिख दिया आपने। या समवन इज नॉकिंग एट द डोर, एनीबडी ऐसे लिखना है, एनीबडी कैन जॉइन माई टीम, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। तो ये सारे के सारे क्या है, इसमें मैंने इज लिखा है, ठीक है। तो जब ये हमने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी है तो इसका मतलब क्या बन रहा है कि ये हमारे पास सिंगुलर है, सब्जेक्ट जो है ये कैसे दे रहे हैं हमारे पास, सेंस ऑफ सिंगुलरिटी की दे रहे हैं। किसकी सेंस दे रहे हैं, सेंस ऑफ सिंगुलरिटी की दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, द टीम इज आर प्लेइंग वेल। अब जब ये देखो कलेक्टिव नाउन जैसे होते हैं, कलेक्टिव नाउन में भी थोड़ा सा क्या रहता है, कन्फ्यूजन रहता है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो सकते हैं, ठीक है, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी जब वो यूनिटी की बात करें, किसकी बात करें, यूनिटी की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, किसकी बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, या वो सिंगल डिसीजन की बात करें, ठीक है, सिंगल डिसीजन की बात करें। जैसे कि मान लो कि कोई भी डिसीजन दिया वो पूरी टीम ने मिल के दिया, मिलजुल कर जो काम हो रहा है, कोऑपरेटिव, ठीक है, इसको आप कोऑपरेटिव मैनर में जो काम हो रहा है तो वहाँ पर तो सिंगुलर लगेगा। लेकिन अगर ये डिस्टिंग्विश है, कैसे है, डिस्टिंग्विश है विद ईच अदर, तो इसमें आपका जो रूल आएगा वो आएगा प्लूरल वाला रूल। कौन सा रूल आएगा, प्लूरल वाला रूल यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा, ये याद रखना आपने। देन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड। एक्टिव वॉइस इज मोर डायरेक्ट, ठीक है, जैसे कि शी रोट्स द बुक, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम क्या लिखते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्टली हम सेंटेंस को रिलेट करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो शी रोट्स द बुक, तो ये आ गया। या ही कुक्ड द फूड, इस तरह से बोल सकते हैं आप। पैसिव वॉइस इज, ठीक है, पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द
डूअर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जो परफॉर्मर है, जो जिसने काम किया है, अगर उसकी उतनी ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं है तो हम पैसिव वॉइस को यूज़ कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल, द बुक्स वॉज रिटन, पर ऐसे नहीं कि भाई किसने लिखी है। जब हमें ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं करनी, सब्जेक्ट की बात नहीं करनी है, तो आप उस समय क्या लिख सकते हैं, आप उस समय आप लिख सकते हैं पैसिव वॉइस। मेजरली अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप 2-3 बातें समझिए। कितनी बातें समझनी है आपने? ज़्यादा नहीं समझनी। कितनी समझनी है? 2-3 बातें समझनी है, ठीक है? ठीक है, थोड़ा सा फन भी चलना चाहिए क्लास में कि नहीं चलना चाहिए, है ना? थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो इतने लंबे पीरियड तक अगर आप हमारे साथ बैठे रहेंगे, पढ़ रहे होगे, तो बोर हो जाएंगे बीच में। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करना ज़रूरी रहता है, राइट? सो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की जब हम बात करते हैं और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो इसमें सिंपल है कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, उसके बाद आपके पास इसमें वर्ब है और अदर वर्ड्स है। मोटे मोटे तौर से इतना लेके चलिए। तो ये ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड, इसको आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहाँ एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है? ये पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका क्लियर। दूसरा क्या है कि जितने भी हमारे टेंसेज है, टेंसेज में हमारे पास कितने टोटल पार्ट कितने होते हैं? 12 पार्ट। तो 12 पार्ट में से ओनली एंड ओनली 8 पार्ट के हमारे पास क्या बनता है? 8 पार्ट का हमारे बनता है वॉइस, ठीक है, ऑफ चेंज, यानी कि इसका एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनेगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस बनता है 8 पार्ट का ही। इसमें भी देखिए, जो हमारे पास इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट, मतलब जो इंडेफिनेट है जितना भी, ठीक है, तो उसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन फ्यूचर जो इंडेफिनेट होता है उसमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। शैल विल बी, जब हम पैसिव बनाएंगे ना, शैल विल बी लगेगा, ठीक है, शैल विल बी लगेगा। और इसी तरह से जब हम कॉन्टीन्यूस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉन्टीन्यूस सेंटेंस की, उसमें बीइंग लग जाता है। और ऐसे ही हम जब इसमें परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? परफेक्ट टेंस की, तो उसमें बीन लगता है। क्या लगता है? बीन लगता है। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। किसके लिए याद रखेंगे? जब आप टेंस को पैसिव वॉइस में बना रहे होते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया क्लियर आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास से नेक्स्ट क्या रूल बता रहा है। ये बोल रहा है कि पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द डूअर इज अननोन। ये तो हमने बोल दिया था कि भाई ज़रूरत नहीं। कन्वर्ट पैसिव टू द एक्टिव फॉर क्लियर राइटिंग, यानी कि जो हमारे पास पैसिव है, अगर सेंटेंस पैसिव में दिया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करिए, तब जाके आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक है? ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल नहीं था। आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जिसको हम नरेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? नरेशन, यानी कि नरेट करना चीज़ों को, जैसा बोला गया उसी की भाषा में उसको आगे बोल देना। चेंज प्रेजेंट टेंस टू द पास्ट व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है? एंड चेंज सैड टू को क्या करना आपने? टू टोल्ड। सैड टू जहाँ पे लिखा होगा ना, उसको आप टोल्ड कर। अगर ओनली एंड ओनली क्या लिखा है? से लिखा है, से का क्या बन जाएगा? टेल बन जाएगा, ठीक है? इस तरह से टोल्ड व्हेन नीडेड। रिमूव क्वेश्चन मार्क्स इन दी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जो आपकी इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गए ना, उससे आपने क्या कर देना है? क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर, जैसे शी आस्क्ड वेयर ही वॉज, ठीक है? तो ऐसे में उसके बाद पंक्चुएशन रूल्स आते हैं हमारे पास। कौन से रूल आ गए? पंक्चुएशन रूल। यूज कॉमा फॉर द लिस्ट, जैसे एग्जाम्पल है आई बॉट एप्पल, ऑरेंज एंड बनानास। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट है ना, ये लंबी, तो इसको सेपरेट करने के लिए आपको कॉमे का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेस पीरियड इनसाइड कोटेशंस मार्क्स, जैसे कि US इंग्लिश, ठीक है? तो ऐसे मतलब कि जब आप किसी कोटेशन मार्क्स की बात कर रहे हैं तो उसको आपने पीरियड के बीच लिखा, यानी कि जिसको हम ब्रैकेट बोलते हैं एक तरह से मैथमेटिकल टर्म में। यूज़ कॉलन बिफोर एक्सप्लेनेशन, ठीक है? जैसे ही मान लो कि किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन से पहले तो हमें उसमें कॉलन का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हैज़ वन गोल टू सक्सीड, ठीक है? तो ये जो कॉलन लगाया ना गोल के बाद हमने, तो
हमने आगे जो अपनी गोल्स की एक्सप्लेनेशन की है टू सक्सीड, दैट इज यूज्ड बाय द कॉलन. यूज सेमी कॉलन टू कनेक्ट अ रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज. रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जब रिलेट कर रहे हैं ना डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट, तो हम वहाँ पे कॉलन का सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं. एपोस्ट्रॉफी शोज पोजेशन. एपोस्ट्रॉफी होगी जो, ठीक है, वो पोजेशन. ये तो मैंने पहले ही बता दिया. जैसे जॉन्स बुक बताई थी द कैट्स टॉय, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कैट्स टॉय एग्जाम्पल से. तो ये पोजेशन यानी कि अधिकार की या ऑनरशिप की बात करता है. कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड में आता है हमारे पास नेक्स्ट कॉमन कन्फ्यूजिंग वर्ड्स. इसमें पहला आता है अफेक्ट्स. इज अ वर्ब एंड इफेक्ट इज अ नाउन. ठीक है, अफेक्ट क्या हो गया, वर्ब. इफेक्ट इज नाउन. ठीक है, और इसी तरह से देयर, THEIR देयर हो गया पोजेसिव, और THERE इज प्लेस. दे आर मीन्स दे आर. ठीक है, तो इस तरह से हो गया ना, देयर दे आर. तो इसी तरह से फर्दर रेफर टू द फिजिकल डिस्टेंस और फर्दर रेफर टू द फिगरेटिव डिस्टेंस. ठीक है, देन आता देन, और देन हम THEN, जो ये THEN है, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, टाइम के लिए, और THAN हम करते हैं कंपैरिजन के लिए. ये रखना याद. देन जब हमने बोला देन, तो ये टाइम को शो करेगा, और THAN होगा तो ये कंपेयर करेगा, तुलना करेगा, तुलना करने के लिए. ठीक है, किसके लिए होगा, ये तुलनात्मक चीज़ों के लिए. उसके बाद आता हमारे पास नेक्स्ट, दैट इज़ कॉमन मिस्टेक्स एंड एरर्स. ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, पहला दैट इज़ डोंट स्प्लिट इन्फिनेटिव्स. डोंट स्प्लिट इन्फिनेटिव्स. एग्जाम्पल है इनकरेक्ट में दिया गया टू बोल्डली गो. इसको हम कैसे करेक्ट करें, टू गो बोल्डली, टू गो, टू गो. ठीक है, तो जैसे हमारे पास प्रपोजिशन के साथ है गो, गो के साथ प्रपोजिशन. ठीक है, टू फॉलो करती है. उसके बाद यूज़ फ्यूअर फॉर काउंटेबल नाउन और लेस फॉर अनकाउंटेबल नाउन. जैसे कि जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं तो उसको हम फ्यूअर से लिखेंगे, और अगर जिसको नहीं काउंट कर सकते, जैसे लेस बोलना है आपने, तो ये उसको हम अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसके लिए हम लेस वर्ड का यूज़ करेंगे. अवॉइड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. अवॉइड मिसप्लेस्ड मॉडिफायर. एग्जाम्पल क्या है इसका, कि शी नियरली ड्रोव फॉर 6 hours. करेक्ट क्या बनेगा इसका, शी ड्रोव फॉर नियरली 6 hours. ठीक है, तो ये जो जैसे आपने टाइम पीरियड को नियरली यहाँ पे लिखा, ठीक है, मॉडिफायर लिखा नियरली फॉर द टाइम पीरियड के लिए, तो ये किसके साथ आएगा, टाइम पीरियड के साथ ही आएगा, ना कि वर्ब के साथ. क्योंकि ये वर्ब को तो मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपके टाइम को मॉडिफाई कर रहा है. सो यूज पैरेलल स्ट्रक्चर इन अ लिस्ट. एग्जाम्पल, शी लाइक्स स्विमिंग, रनिंग एंड हाइकिंग. तो इसको कैसे करना है आपने, इसको कॉमा से ही लिखना है. ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था. देन आता मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ अदर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. जैसे यूज whom फॉर ऑब्जेक्ट एंड who फॉर सब्जेक्ट. ईच एंड एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब. ईच एंड एवरी टेक्स सिंगुलर वर्ब. जैसे मैंने ऊपर बताया था एवरी वन वगैरह के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी सिमिलरली. नन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट. यूज सो फॉर रिजल्ट, सच फॉर एम्फेसाइज. जैसे कि किसी को हमने फोकस करना है, एम्फेसाइज करना है किसी के ऊपर, ज़्यादा अपने प्रभावशाली तरीके से बात करनी है, तो उसके लिए आप सच का यूज़ कर सकते हैं. और अगर आप ओनली एंड ओनली फॉर द रिजल्ट की बात करें तो आप वहाँ पे सो का इस्तेमाल करेंगे. डोंट एंड सेंटेंसेस विद प्रपोजिशन अननेसेसरली. ठीक है, मतलब कि किसी सेंटेंस के एंड में प्रपोजिशन हमेशा लगाना गलत होगा. उसके बाद अवॉइड यूजिंग वेरी टू ऑफन. यूज़ स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव. मतलब कि आप वेरी को बार बार नहीं बोल सकते. ठीक है, उसकी जगह हम दूसरी कोई पर्टिकुलर प्रपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं. वुड इज़ नॉट यूज्ड इन इफ क्लॉजेज. एंड ले रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट वाइल लाइज डज नॉट. नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और एडवांस रूल है. डोंट यूज़ कॉमा बिफोर दैट. मतलब कि दैट लिखने से पहले हम ऐसे कॉमा नहीं लगाते. विच इंट्रोड्यूस नॉन एसेंशियल क्लॉजेज, दैट इंट्रोड्यूस एसेंशियल क्लॉजेज. मतलब कि जब हम विच से कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब भी उतने ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, लेकिन दैट से
एसेंशियल क्लॉजेस को फोकस किया जाता है। हार्डली एंड स्केर्सली आर नेगेटिव। जो हार्डली, जैसे मैं बोलूँगा हार्डली ही विल क्वालिफाई दिस एग्जाम, तो ये नेगेटिविटी को शो कर रहा है ना। स्केर्सली ही स्क्रीम, ही रीच्ड या ही टॉक टू यू, ठीक है। स्कैर्सली ही टॉक टू यू, तो इसका मतलब है कि बड़ी मुश्किल से वो तुमसे डर के तुमसे बात कर रहा था, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस को देता है। डोंट यूज नॉट विद दैम, मतलब इसके हार्डली नॉट नहीं करना आपने, हार्डली खुद में ही नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूज्ड टू फॉर द पास्ट हैबिट, जैसे कि आई वॉज यूज्ड टू हैव टी अर्ली मॉर्निंग। तो ये यूज्ड टू जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है? हैबिट्स के लिए। कौन सी हैबिट के लिए? पास्ट में। और ऐसी हैबिट के लिए यूज टू लिखते हैं आप जो कि पास्ट में थी और प्रेजेंट में अब नहीं है। और यूज टू आप तब के लिए भी लिखते हैं कि जब कोई ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई सिचुएशन थी जो पास्ट में थी और अब नहीं है, जैसे कि शिमला यूज टू बी द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। मतलब कि जो शिमला थी वो समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थी, तो अब समर कैपिटल अब तो नहीं है, समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश है ये। तो इस तरह से यूज टू उस सिचुएशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या, व्हेन एवर की बात की जाती है। व्हेन एवर फॉर रिपीटेड एक्शन, व्हेन फॉर स्पेसिफिक इवेंट्स। व्हेन एवर आप बोल रहे हैं जो कि बार बार हो रहा है, और व्हेन जब आप किसी एक स्पेसिफिक एक्शन की बात कर रहे हैं। देन आता है इफ़ फॉर हाइपोथेटिकल कंपैरिजन। जब हम हाइपोथेटिकल कंपैरिजन की बात करते हैं तो इफ़ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, और प्रेफर टू को हम रादर देन भी यूज़ बोल सकते हैं, ठीक है। यूज़ प्रेफर टू रादर देन प्रेफर देन। जैसे कि आप कई बार लिख लेते हैं ना, आई प्रेफर स्लीप देन ईट, नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? आई प्रेफर स्लीप टू ईट, ठीक है। तो ये प्रेफर टू यूज़ किया जाएगा कि ना कि देन किया जाएगा, देन लिखना गलत होगा। यूज़ डिस्पाइट, यूज़ डिस्पाइट इंस्टेड ऑफ इंस्पाइट ऑफ, मतलब इंस्पाइट ऑफ की जगह आप क्या लिखेंगे? ओनली एंड ओनली डिस्पाइट। यूज़ इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ इन केस, इन केस की जगह आपने क्या लिखना है? इन केस ऑफ, ठीक है, ये याद रखना। तो ये हमने महत्वपूर्ण रूल प्यारे बच्चों आज किए 81, और समवट ज़्यादा ही हमने इसमें रूल किए होंगे, 100+ रूल कर दिए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी इससे आपको जानकारी मिली, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। लाइव क्लासेस के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर हमारा क्या रहेगा? ये नंबर रहेगा हमारे पास प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है कोई, 7018142175। और टेलीग्राम चैनल क्या है हमारे पास? HPGK 2024। इस पर आप विदाउट स्पेसिंग ज्वाइन कर सकते हैं और ये वीडियो भी वहीं पे देख सकते हैं। थैंक यू।